नमस्कार दोस्तों, त्रिपल आर गुरुकुल चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप ये उम्मीद करता हूँ मैं कि आपका जो यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्ज़ाम 6 और 7 सितंबर को हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ होगा। 6 तारीख को जो पहले शिफ्ट में जितने भी जीएस के क्वेश्चन आए हुए हैं उनको मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा और ऐसे ऐसे करके सारे सेक्टर मैथ हो या हिंदी हो वो सब अलग अलग एक्सप्लेन करके आपको वीडियो एवं मतलब आप पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल से पाएंगे। अब आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, देखनी किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है। ये क्वेश्चन आया हुआ है देखनी के बारे में। तो देखनी जो नृत्य है ये आपको बताना था कि ये कहाँ पे। पहला ऑप्शन दिया गया था केरल, उड़ीसा, बी ऑप्शन सी है गोवा, डी है मध्य प्रदेश और ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो गोवा है। अब गोवा गोवा में ये नृत्य अर्धशास्त्रीय नृत्य के रूप में जाना जाता है। ये बहुत पुराना नृत्य है। इसमें जो पुर्तगाली जब भारत में आए हुए थे, भारत में जब राज्य कर रहे थे, तो जो हिंदू लोग कन्वर्ट हुए थे ईसाइयों में, ये दोनों भी परंपराओं का एक मिलन करके एक नृत्य किया जा रहा है। तो ये अब आपको इसका जो सही ऑप्शन होगा गोवा होगा। और आपको एक चीज़ और ध्यान रहना चाहिए गोवा के बारे में कि गोवा आज़ाद कब हुआ था। गोवा आज़ाद हुआ था 1968 में हुआ था। ये भी अब उस समय जब भारत आज़ाद हुआ उसके 47 के बाद 61 में सबसे बाद में कोई राज्य अगर आज़ाद हुआ तो वो गोवा था। ये भी आप ध्यान रखिएगा आने वाले परीक्षा। गोवा के बारे में आप और क्या ध्यान रख सकते हैं, गोवा के बारे में ये भी ध्यान रखते हैं कि 1987 में एक पूर्ण राज्य बना था भारत का। पहले केंद्र शासित प्रदेश था, 1987 में पूर्ण राज्य बना था। और क्या है, गोवा सबसे छोटा राज्य है भारत का। किसमें? ये राज्यों में सबसे छोटा है। किस क्षेत्र में? क्षेत्रफल की दृष्टि से। ये भी ध्यान रखिएगा। केवल आपको यहाँ हम टिक करा के कि ये आंसर सही ऐसा नहीं बताएंगे, आपको ऐसा बताने की कोशिश मैं कर रहा हूँ कि अगर गोवा से संबंधित वनडे एग्जाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो आपका गलत ना हो, बस आप विश्वास बनाए रखिएगा। तो आप गोवा से क्या क्या सीखे, देखनी वहाँ का जो एक नृत्य है। और देखने के बाद क्या सीखे, गोवा 1968 में सबसे बाद में पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था। इससे पहले कौन आज़ाद हुआ था, कौन सा राज्य था वो? 1954 में पांडिचेरी था, फ्रांस से हुआ था। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं कि ये फ्रांस से हुआ था पांडिचेरी। ये आप ध्यान रखिएगा थोड़ा। ये आपको इसलिए अपडेट कर रहे हैं कि आप वनडे एग्जाम में, जैसे आपका अभी कई एग्जाम लगे हैं, एनटीपीसी का भी, आपका ग्रुप डी का भी जो आपका एग्जाम डेट आउट हो गया है वो चैनल पे हमने पूरा डिस्क्रिप्शन बता दिया गया है इस चैनल पे। इसको भी ध्यान रखते हुए आप पढ़ाई करिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा जो अभी मैंने आपको बताया है, और जो नहीं बताया है वो अलग से आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काम के बदले अनाज कार्यक्रम। ये काम के बदले अनाज कार्यक्रम के बारे में पूछा जा रहा है कि का पुनर्गठन किया गया और अक्टूबर 1980 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया। मतलब ये नहीं पूछ रहा है कि ये कब लागू किया गया या कब बना, ये पूछ रहा है कि 1980 में इसका पुनर्गठन जब किया गया तो इसका नाम क्या कर दिया गया है। इसका ऑप्शन क्या है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ऑप्शन ये है। ऑप्शन बी है रोजगार सृजन कार्यक्रम, ऑप्शन सी है ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, और ऑप्शन डी है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। अब आप ध्यान दीजिएगा, ये जो कार्यक्रम है काम के बदले अनाज कार्यक्रम, ये 1978 में ये लागू हुआ था भारत में। और कब नाम बदला गया है? 1980 में इसका नाम बदलकर इसका सही जो ऑप्शन हुआ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम कर दिया गया है। अब उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। इसी का फिर ये व्याख्या है ये। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दिसंबर 2024 में किस संगठन ने SAFE एकोमोडेशन, ये एकोमोडेशन विनिर्माण विकास के लिए, मतलब ये इसका जो फुल फॉर्म होगा सिक्योर, अफोर्डेबल, फ्लेक्सिबल एंड एफिशिएंट, ये इसका फुल फॉर्म है। भी मैं हिंदी में भी आपको बता दे रहा हूँ। ये इसके द्वारा
इस संगठन ने, कोई संगठन है, आपको संगठन का नाम बताना है, उसने एक श्रमिक आवास करके शीर्षक बना के एक रिपोर्ट बनाई है, आपको उस संगठन का नाम बताना है। तो इसका ऑप्शन क्या है? आवास एवं शहरी विकास शहरी मामलों का मंत्रालय, ऑप्शन पहला दिया गया है। ऑप्शन बी दिया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग दिया गया है ऑप्शन बी। ऑप्शन सी दिया गया है श्रम और रोजगार मंत्रालय। ऑप्शन डी दिया गया है भारतीय उद्योग परिसंघ, CIIA। और ई का जो ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी होगा। भारतीय उद्योग परिसंघ ने श्रमिक आवास नाम की एक रिपोर्ट जारी किया था। कब? दिसंबर 2024 में। ये करंट का क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा कि करंट का क्वेश्चन यहीं तक नहीं, क्योंकि आपका भी और जो भी एग्जाम होने वाले हैं दिसंबर 24 का है, तो 25 दिसंबर या 1.5 साल तक आपको लगभग रिवीजन होना चाहिए, जिससे आपको फायदा मिलेगा, इसका अधिक से अधिक फायदा मिलेगा। अब इसका जो अगला क्वेश्चन है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? विजय स्तंभ बहुत, मान लीजिए आप एकदम नंबर बनाने वाला क्वेश्चन था, देखते ही आप लोग भी टिक मारे होंगे, उम्मीद करते सबका सही गया होगा। ये चित्तौड़गढ़ में है विजय स्तंभ। विजय स्तंभ के बारे में थोड़ा आप जानकारी और भी बढ़ा के रखिए। विजय स्तंभ, इसमें आपको ये ध्यान देना है कि मेवाड़ के राजा थे राणा कुंभा। आप लोग नाम तो सुना होगा राणा कुंभा जी का। राणा कुंभा थे, इन्होंने 1448 में इसको बनवाया था, 1448 में बनवाया था। अब क्यों बनवाया था? मालवा सल्तनत जो थी उस पर विजय करने के बाद इन्होंने ये चित्तौड़गढ़ का जो किला था उसमें विजय स्तंभ बनवाया गया था। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिएगा कि ये भगवान विष्णु को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये इसकी व्याख्या आप लोग पढ़ लीजिएगा। जो व्याख्या है ये आपको PDF में आपको मिल जाएगा। और अगला क्वेश्चन है ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन। अभी आपने एक करंट का देखा, एक इकोनॉमिक्स का देखा, एक हिस्ट्री का देखा और एक योजना का देखा। अलग 5 क्वेश्चन में लेके आया हूँ। इस 5 क्वेश्चन में अलग अलग आपने देखा है। अब इसमें देखते हैं, अविकसित अर्थव्यवस्था का अर्थ था, मतलब अगर कोई देश अविकसित कहा जा रहा है तो क्यों कहा जा रहा है, ये आपको बताना है। इसमें ऑप्शन ये था, वो देश जहां प्रति व्यक्ति वास्तविक आय कम है। ऑप्शन बी है, वो देश जिनमें अधिक गरीबी देखी जाती है। ऑप्शन सी है, वो देश जिनमें प्रति व्यक्ति वास्तविक आय संतुलित है। वो ऑप्शन डी है, वो देश जिनमें प्रति व्यक्ति वास्तविक आय अधिक है। ऑप्शन डी है जो आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। ये ऑप्शन था। इसका जो सही आंसर होगा वो आंसर होगा ऑप्शन ए, वो देश जहां प्रति व्यक्ति वास्तविक आय कम है। अब प्रति व्यक्ति आय क्या है, ये टर्म आप याद रखिएगा। प्रति व्यक्ति आय का एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है आप देखिए, जितनी राष्ट्रीय आय होगी किसी भी देश की, अगर जितनी राष्ट्रीय आय होगी, आप ध्यान रखिएगा, उस देश की जितनी राष्ट्रीय आय होगी बटा उस देश का पूरा जनसंख्या। तो यहाँ क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या, वो क्या निकल आएगा, प्रति व्यक्ति आय। अब आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए, प्रति व्यक्ति आय जैसे जो इसकी गणना कौन करता है, भारत में एक मंत्रालय है MOSPI, इसके नाम से एक मंत्रालय है। ये 2024-25 में इसने बताया कि भारत की जो अनुमानित बात कही गई है कि अनुमानित जो प्रति व्यक्ति आय भारत का है वो 1,14,710 है। तो उम्मीद करता हूं मैं कि आपको ये सीरीज अच्छी लगी होगी कि 5 क्वेश्चन आपको बताया गया, हर सेक्टर से बताया गया है और इसी के साथ आगे भी आपको बताया जाता है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।